डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हाल ही में वर्ल्ड बायोगैस एसोसिएशन इंडिया कांग्रेस का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य मकसद था कि कैसे अपशिष्ट का सही तरीके से प्रबंधन किया जाए। जी हाँ, हमारे देश में प्रतिदिन 1.5 लाख टन जैविक अपशिष्ट पैदा होता है। इस कचरे में कृषि अपशिष्ट, गोबर और साथ ही साथ शहरी कचरा भी शामिल होता है। ये कचरा खुले आसमान के नीचे सड़ता है, जिससे कई तरह की जहरीली गैसें भी पैदा होती हैं और इसके अलावा इसका विपरीत असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि उचित प्रबंधन इसका किया जाए। ऐसा प्रबंधन जिससे न सिर्फ हमारे पर्यावरण को लाभ हो, बल्कि इसके अलावा कहीं ना कहीं इससे कमाई भी जुड़ी हो। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। तो आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे कंप्रेस्ड बायोगैस के बारे में, कैसे इस कचरे का सही प्रबंधन किया जा सकता है और आने वाले समय में इस दिशा में किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष में। सारी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को लेकर परेशान है। इस समस्या का बड़ा कारण ग्रीन हाउस गैसों को माना गया है। पृथ्वी के तापमान में जो 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, उसमें सबसे अधिक योगदान इन्हीं गैसों का है। इसका मतलब हुआ कि इनके उत्सर्जन में कमी जलवायु परिवर्तन पर काफी हद तक अंकुश लगा सकती है। अध्ययनों से पता चला है कि 2013 से 2022 के बीच मानवीय गतिविधियों से जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हुई, उसका 43% वायुमंडल में चला गया, 26% समुद्र में गया और 21% भूमि पर जमा हुआ। इसका मतलब हुआ कि ग्रीन हाउस गैसें जल, थल और वायु तीनों को खराब कर रही हैं। 23 और 24 अक्टूबर को दिल्ली में विश्व बायोगैस एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में इन्हीं सब पहलुओं पर बात हुई और समाधान पर भी चर्चा की गई। 1.4 बिलियन लोगों से कितना ऑर्गेनिक वेस्ट क्रिएट होता है हर साल, कितना क्रॉप रेजिड्यूज बनता है, उसका डिस्पोजल की कितनी प्रॉब्लम है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार 2023 में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का स्तर नई ऊंचाई को छू गया है। बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 151% बढ़ गई। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का ये भी कहना है कि मीथेन का एक बड़ा हिस्सा जीवाश्म ईंधन और बायोमास को जलाने से उत्पन्न होता है। वाहनों में इस्तेमाल होने वाला तेल जीवाश्म ईंधन है। बायोगैस जीवाश्म ईंधन का विकल्प हो सकती है। ये गैस स्वच्छ और ग्रीन एनर्जी की श्रेणी में आती है, जो अभी इस्तेमाल हो रहे जीवाश्म ईंधन की तुलना में नहीं के बराबर प्रदूषण करती है। अध्ययनों में ये बात भी सामने आई है कि 1.5 लाख टन में से 70% जैविक कचरा शहरों से निकल रहा है। कृषि का कचरा हो या शहरी कचरा हो या शुगर मिल से जो कचरा निकलता है या जो सीवेज प्लांट से निकलता है, इसका निस्तारण करने में एक बहुत बड़ी समस्या है कि इसको कैसे निस्तारण किया जाए ताकि जो है पर्यावरण का नुकसान न हो और इससे कुछ वेल्थ क्रिएट किया जाए। बायोगैस ना केवल उस फीड स्टॉक को यूज़ करता है और उसको वेस्ट टू वेल्थ एनर्जी में बनाता है, पर आल्सो क्लीन एनर्जी होता है, दैट इज़ ग्रीन एनर्जी बनती है। सेकंड, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट होता है। थर्ड, जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसको हम बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं, डाइजेस्टिव कहते हैं, वो हमारी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड चौथा, सर्कुलर इकॉनमी, ग्रीन जॉब्स जो हमारे देश के लिए बड़े ज़रूरी हैं। बायोगैस एक ऐसा सेक्टर है जो हर डॉट्स को कनेक्ट करता है, क्लाइमेट, एनर्जी, वेस्ट, ग्रीन जॉब्स। शहरों में गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ प्रदूषण स्तर भी अधिक है। कहा जा रहा है कि अगर यातायात में इस्तेमाल हो रही ऊर्जा की समस्या का समाधान कर लिया जाए तो जलवायु परिवर्तन की समस्या का सामना बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। बायोगैस ये काम कर सकती है। विशेष रूप से कंप्रेस्ड बायोगैस में अभी इस्तेमाल हो रहे जीवाश्म ईंधन की जगह लेने की क्षमता है, लेकिन ये काम धीरे धीरे संभव हो पाएगा। कृषि विशेष में बात कर रहे हैं बायोगैस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी भारत सरकार, हमारी केंद्र सरकार भी चाहती है कि बायोगैस के द्वारा कैसे उन्नति हो। हमारे साथ सारिका जैन जी हैं, जो कि बेसिकली इंडियन है, लेकिन उनका बाहर से बेस किया हुआ है।
क्या पॉलिसी बना रहे हैं, किस तरह से बायोगैस पर काम चल रहा है, खास तौर से एग्रीकल्चर सेक्टर में? आइए उनसे जानते हैं सर। कहीं जो हमारी सरकार है उसने बहुत सारे आगे स्कीम्स निकाली हैं जो कि फार्मर्स की तरफ हैं। अब जैसे बायो फर्टिलाइज़र है, उसको अगर हम अपने खेतों में लगाएंगे तो केमिकल फर्टिलाइज़र पे हमारी डिपेंडेंस कम होएगी, हमारे पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होएगी, हमारे सॉइल्स की जो हेल्थ है वो बढ़ेगी। तो उसकी जो पॉलिसीज़ जो चाहिए और वो सब हम बेसिकली इटली ने हमारा बायोगैस जो है अडॉप्ट की है और अपने फार्म्स पे अडॉप्ट की है। तो हम क्यों ना जाके सीखें कि उन्होंने कैसे किया और यहाँ पे आके हम उस तरह की प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट करें। हमारी जीवन शैली तेजी से बदल रही है और इस बदलती जीवन शैली ने जैविक कचरे की समस्या को और भी बड़ा बना दिया है। पहले फसल अवशेष का बहुत सा हिस्सा पशु चारे के रूप में, खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में, सर्दियों में हाथ तापने में, छप्पर बनाने में और इसी तरह के दूसरे कामों में इस्तेमाल हो जाता था। लेकिन अब ये गतिविधियां कम हो गई हैं और कचरे को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। सड़ा कचरा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है। बढ़ता शहरीकरण भी कचरे के पहाड़ के पीछे की एक बड़ी वजह है। लोग रोजगार की तलाश में शहरों का रुख करते हैं और ऐसे में शहरों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही साथ बढ़ती जनसंख्या के अलावा प्रदूषण भी यहाँ बढ़ता है और कचरे में भी कई गुना वृद्धि भी होती है। ये कचरा जहाँ एक तरफ हमारे जीवन स्तर को प्रभावित करता है, वहीं दूसरी तरफ इससे हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। जानकारों का मानना है कि इसका एकमात्र सही समाधान है कंप्रेस्ड बायोगैस। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी एक तरह का ईंधन है जिसे कृषि अवशेष, गोबर, गन्ने के निचोड़, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट और सीवेज उपचार संयंत्र अपशिष्ट से बनाया जाता है। इसमें करीब 90% मीथेन होती है, इसलिए ये वाहनों में ईंधन के रूप में और खाना पकाने में उपयोगी है। सीबीजी वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध प्राकृतिक गैस के समान है। इसके अलावा ये सीएनजी के समान ही ताप उत्पन्न करती है, इसलिए सीबीजी नवीकरणीय मोटर वाहन ईंधन के रूप में उपयोगी है। कंप्रेस्ड बायोगैस के हर तरह के फायदे हैं। फार्मर्स की इनकम बढ़ती है, आपको फर्टिलाइज़र मिलता है फार्मर्स को, एटमॉस्फेयर क्लीन होता है, वेस्ट मैनेजमेंट होता है। सो हर तरह के आपको अर्थ, एयर पॉल्यूशन से आप बचते हैं, वाटर पॉल्यूशन से बचते हैं, मीथेन का एमिशन टू द स्काई इज प्रोटेक्टेड। बायोगैस एक ऐसा सेक्टर है जो हर डॉट्स को कनेक्ट करता है। क्लाइमेट, एनर्जी, वेस्ट, ग्रीन जॉब्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बायो फर्टिलाइज़र। हमारे देश में नेचुरल गैस बहुत इम्पोर्ट होती है, यूरिया बहुत इम्पोर्ट होता है। उस सब को हम रिप्लेस हमारे देश में कर सकते हैं। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में तेजी और विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में बढ़ोतरी होती ही है, लेकिन तेज रफ्तार विकास कार्यों के बावजूद ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का रिकॉर्ड दूसरे बहुत से देशों से बेहतर है। I think about 50 of these plants are coming up, but it's taking more time. So the urban part again appears very easy because the feed stock is already there. It's not being treated. It's being converted into manure, so it's very readily available. But there are issues with the urban bodies. They go for tenders, they get stuck, and sometimes land is not available. So those minor issues have to be sorted out. But the industry also has to come forward, and because in some places bidding is happening, no one is bidding. Maybe there are issues, but no one is pointing out what those issues are. So because of that, then on actual plants have not come up. Total in the country, I think we have about 15 to 20 plants which are functional in urban areas, but we and these plants are not very big. So we have a target to do 75, which was announced in the budget, but actually the number which is required for urban areas is much larger. Just those million plus cities would require at least maybe on an average 5 to 10 plants in every city. So what we are talking of is plants
total for the country would, just for the urban waste, would run into thousands. पूर्व औद्योगिक युग से लेकर आज तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान 4% से भी कम है। ऐसा तब जब हमारे देश में दुनिया की 17% आबादी रहती है। इसका मतलब हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए भारत की जिम्मेदारी अब तक न्यूनतम ही रही है। इसके बावजूद भारत दुनिया के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में आगे है। सीबीजी पर जो काम हो रहा है वो भी इसी की बानगी है। गांव की महिला हैं जो चूल्हा जलाती है, लकड़ी जलाती है, उसकी वजह से उसको अस्थमा होता है, उसको कैंसर होता है, पॉल्यूशन होता है, छोटे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वही श्वास ले रहे हैं जहाँ पे वो गंदा वातावरण, प्रदूषित धुआं निकलता है, और वो सब लोग घर के अंदर सब लोग इस्तेमाल, मतलब सब लोग वही श्वास लेते हैं अंदर, तो उससे बहुत नुकसान होता है। इसके बदले अगर आप बायोगैस प्लांट वाला ले तो एकदम क्लीन, उसमें कोई इसका खतरा बहुत ही ज़्यादा कम है। ऐसा बायोगैस से एकदम क्लीन एनर्जी, जैसे आप घर पे कुकिंग स्टॉल जलाते हैं, आपके गैस जलाते हैं और कैसे जलता है, उतना क्लीन एनर्जी मिलता है उससे। तो वो उससे महिलाओं को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बायोगैस के उज्जवल भविष्य को प्राइवेट सेक्टर ने भी भांप लिया है। वो भी क्षेत्र से जुड़ने को उत्सुक है। सरकार ने भी प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। कुछ कंपनियां एफपीओ को प्रोत्साहित करने का काम कर रही हैं ताकि वो इस क्षेत्र से जुड़कर रोजगार की नई संभावनाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। हम लोग फार्मर प्रोड्यूसर सोसाइटी को प्रमोट करते हैं और कंज्यूमर सोसाइटी को भी प्रमोट करते हैं। फार्मर सोसाइटीज़ जो है वो एनर्जी के लिए भी काम करते हैं और ऑर्गेनिक फूड के लिए भी काम करते हैं। और कंज्यूमर सोसाइटी जो है ना, जो उपभोक्ता है, जो फार्मर सोसाइटी के साथ जुड़ के काम करेंगे तो उनको जो अपना जो खाने वाला चीज़ें हैं और ये आने वाले दिनों में जो एनर्जी भी का जो भी रिक्वायरमेंट है, ये दोनों को भी हम आपूर्ति करते हैं और उनको प्रोज्यूमर सोसाइटी में जोड़ सकते हैं, प्रोड्यूसर कम कंज्यूमर सोसाइटी में जोड़ सकते हैं, ताकि उनको जो है ना उपभोग करने वाला जो भी वस्तुएं हैं, एनर्जी है, वो कंसेशन रेट में मिले, ऑलमोस्ट 80 to 90% फ्री हो जाए। और इसके चलते हमको जो है ना स्केल मिलेगा, स्पीड मिलेगा और साइज़ मिलेगा। जो गवर्नमेंट आज की तारीख में जो देख रही है ना, 5000 प्लांट बिठाना है बायोगैस में, 250 मेगावाट स्केल पे सोलार पे जोड़ना है। कंज्यूमर को और फार्मर्स को आप फोरफ्रंट में रखते हुए ये काम आप हासिल कर सकते हैं, वरना जो है ना ये दुर्लभ हो जाएगा। इस कारण हेतु ही हम जो है ना, हम अपने तरफ से ये प्रयास कर रहे हैं कि फार्मर्स को भी एक साथ में जोड़े। जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो छूट चुके हैं मेन स्ट्रीम से, जो बैंकेबल नहीं है, उन लोगों को हम एम्पावर कर रहे हैं, उनको फार्मर सोसाइटी में ला रहे हैं, मेंबरशिप कर रहे हैं, उनको एक साइज़ दिया जा रहा है, वो स्केल दिया जा रहा है। उसके तहत हम जो है ना पूरा संपूर्ण हमारे तरफ सहयोग से जो है ना उनको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक इनपुट्स दे रहे हैं, गाइडेंस दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के साथ ऑडिट का वर्क भी कर रहे हैं। और उनका जो उपज जो निकल रहा है उनको B2B B2C प्लेटफॉर्म के ऊपर हम उनको बेच के भी देने का प्रावधान कर रहे हैं। जहाँ जहाँ संभव है वहाँ पे वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट का भी हम प्रावधान कर रहे हैं। उसी के साथ साथ में हम देशी गौशाला भी कर रहे हैं ताकि उसको एम्ब्रियो के जरिए से उनका संवर्धन कर सकें, उनका ब्रीडिंग का मल्टीप्लिकेशन कर सकें और ये जो गोबर गैस को जो चाहिए मैन्योर ऐड मिक्सचर करने के लिए, वो गोबर भी साथ ही साथ में मिले। तो देखा आपने कि कचरे की समस्या ज़रूर है, लेकिन इसका समाधान भी मौजूद है। बस आवश्यकता है कि सही दिशा में हम कदम आगे बढ़ाएं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि विशेष जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज के कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं कंप्रेस्ड बायोगैस के बारे में। कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने के लिए प्लांट की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जैविक कचरे का सही निपटान अगर आपको करना है तो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की आवश्यकता होगी।
हमारे देश में विभिन्न स्थानों पर ऐसे प्लांट स्थापित किए गए हैं और आगे भविष्य में भी इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी उभरता हुआ सेक्टर है और भारत जैविक कचरे से भरा पड़ा है। कहने को तो ये एक कचरा है, लेकिन वास्तव में ये बड़े काम की चीज है। बस इसका सही से प्रबंधन करने की जरूरत है। वेस्ट टू वेल्थ को साकार करने के लिए भारत इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। बड़ी संख्या में छोटे छोटे प्लांट लगाए जा चुके हैं। कुछ बड़े प्लांट भी काम कर रहे हैं। सरकार ने 5000 नए प्लांट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारे देश में 5 मिलियन से ज्यादा छोटे बायोगैस प्लांट लग चुके हैं, पर सबसे बड़ी जरूरत है इंडस्ट्रियल स्केल बायोगैस प्लांट बनाने की। इस समय 80 से 100 CBG प्लांट कहते हैं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जिसको सपोर्ट कर रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सपोर्ट कर रहा है। पर ये 100 CBG प्लांट से हम चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं इसको 5000 बने। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस साल इंडिया एनर्जी वीक में गोवा में बोला था कि इंडिया विल अचीव करेगा ये 5000 का टारगेट बहुत जल्दी बाय 2030 और इवन अर्लियर। फॉर अस, फॉर वर्ल्ड बायोगैस एसोसिएशन, इसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम इंडिया में जो एफर्ट्स हो रहे हैं उसको स्केल अप करने में पूरी मदद करें। एक नेशनल बायोगैस रोड मैप बने जो हर सेक्टर को, इंडस्ट्री, पॉलिसी, फाइनेंसिंग, कम्युनिटीज सबको कनेक्ट करे और इसको जो ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी, ट्रांसफॉर्मेटिव सेक्टर बन जाए। 5000 प्लांट लगाने में डेवलपर्स के सामने कुछ समस्याएं आ रही हैं। सरकार उन्हें हल करने में दिलचस्पी दिखा रही है। हालांकि विशेषज्ञ इन संयंत्रों के लिए अच्छी सी ऋण योजना भी चाहते हैं। दूसरी ओर बायोगैस अभी शुरुआती चरण में है। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा, ये क्षेत्र और तेजी से तरक्की करेगा। यहाँ पर ये बताना भी जरूरी है कि ग्रामीण इलाकों में गैस पाइपलाइन नहीं होती, इसलिए वहाँ बायोगैस संयंत्र संभव नहीं है। हाँ, शहरों में इनकी स्थापना आसान है। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कचरे को निपटाने के लिए हर शहर में 5 से लेकर 10 संयंत्रों की जरूरत होगी। गोवर्धन पोर्टल के थ्रू ये प्रोग्राम लॉन्च है, कैसे जो है कचरे से CBG बनाया जाए। तो इसमें जितने भी गेल और दूसरे ऑयल और गैस कंपनियां हैं वो सारे इसमें योगदान कर रही हैं। अभी भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के थ्रू ये मैंडेट है कि 195 प्लांट, 195 प्लांट लगाने हैं, जिसमें से 26 प्लांट गेल इंडिया को लगाना है। और हम लोग इस 26 में से एक प्लांट रांची में कमीशन हो चुका है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 2 अक्टूबर को इसको इनोग्रेट किए थे। इसमें प्रतिदिन जो है 5 टन कंप्रेस बायोगैस बनेगा और इतना गैस बनाने के लिए हमें 150 टन शहरी कचरे की ज़रूरत है। इसके अलावा हम ज्वाइंट वेंचर के थ्रू प्राइवेट पार्टनर को हम ले रहे हैं, जिसमें हम पराली से कंप्रेस बायोगैस बनाएंगे, शहरी कचरे से बनाएंगे और जो शुगर मिल का कचरा है जिसको हम प्रेस मड बोलते हैं उसके द्वारा बनाएंगे। बायोगैस के मामले में उत्तर प्रदेश ने शानदार काम किया है। बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की ओर से बायोगैस बनाई जा रही है। यहाँ के संयंत्र में हर दिन 100 टन पराली का उपयोग करते हुए 15 टन कंप्रेस्ड बायोगैस प्राप्त की जा रही है। पंजाब के संगरूर में तो देश का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है। इसमें रोजाना 32 टन बायोगैस बनाने की क्षमता है। इसी तरह का एक और बड़ा संयंत्र इंदौर में है। मुजफ्फरनगर में भी एक निजी प्लांट है जो शुगर मड से बायोगैस तैयार कर रहा है। सरकार को भी काफ़ी सारे मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, जैसे CBG की प्राइस CNG प्राइस के बराबर कर दी है। जस्ट 20% का फ़र्क है। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री का ये कहना है कि उसको भी CNG के इक्विवेलेंट कर दिया जाए। पाइप नेटवर्क कनेक्शन शुरुआत कर दी है, उसके लिए फंड्स दे दिए हैं। वो टाइम लगेगा, रूरल एरियाज़ में पॉसिबल नहीं है, अर्बन एरियाज़ में पॉसिबल है। सो बहुत सारे मेजर्स ले लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं। फर्टिलाइज़र जो है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है वो शायद फर्टिलाइज़र कंपनीज ना बेच पाएँ। वी विल हैव टू फाइंड ए सॉल्यूशन फॉर मार्केटिंग इट, बट अदरवाइज़ ये सारा विन विन है सभी के लिए, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए। और ये सेक्टर मेरे हिसाब से, मैंने तो सोलर भी देखा है, विंड भी देखा है,
इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं और यही ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी यही सबको यही कहा है कि उनका फोकस भी इसी के ऊपर है कि इस सेक्टर को प्रमोट किया जाए। मेरे ख्याल से टाइम आ गया है कि हमारे देश में, इंडिया में ये इस सीबीजी सेक्टर को, बायोगैस सेक्टर को स्केल अप किया जाए। गांव में कृषि अवशेष से गैस बनाना भले ही मुश्किल हो, लेकिन उसे इकट्ठा करना अब मुश्किल नहीं रहा। ऐसी कई मशीनें आ चुकी हैं जो पराली और दूसरे अवशेषों को बड़ी आसानी से और सफाई के साथ इकट्ठा कर लेती हैं और फिर उनके बड़े बड़े बंडल बना देती हैं। इन बंडलों को ट्रकों में भरकर शहरों की ओर आराम से ले जाया जा सकता है। हमारे पास में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE का भी बायोगैस डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर है, जो पूरे देश भर में जो छोटे छोटे बायोगैस प्लांट हम लगाते हैं उनके लिए ट्रेनिंग करवाना, उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करना, स्टेट गवर्नमेंट्स के ऑफिसर्स को ट्रेन करना और जो नए नए एंटरप्रेन्योर बायोगैस प्लांट लगाना चाहते हैं उनकी मदद करना हमारा एक मुख्य उद्देश्य है। साथ में ही बायोगैस के फील्ड में जो भी नई रिसर्च करनी हो, जो भी नए नए डिफरेंट मटेरियल्स को यूज़ करना है, उसमें अच्छे से बायोगैस कैसे बने और जो CBG का काम है वो कैसे आगे बढ़े, उस पर हम लोग काम करते हैं। पूरी दुनिया को CBG का नाम भी IIT दिल्ली ने सबसे पहले दिया 2006, 7, 8 में। हमने काम शुरू किया था 2002 में और उसके बाद में बायोगैस को प्योरीफिकेशन करने की टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की, उसको पेटेंट कराया और कई इंडस्ट्रीज़ को उसमें लाइसेंस दिया। फिर हमने गौशालाओं में और पूरे कई राज्यों में बायोगैस प्योरीफिकेशन सिस्टम चलाया। मैं अकेला आदमी हूँ इंडिया का जो पिछले 12 साल से बायोगैस की गाड़ी चला रहा हूँ। हमारी गाड़ी कैसे चलती है, IIT दिल्ली में 200 घरों से किचन वेस्ट लेते हैं, उसको बायोगैस प्लांट में डालते हैं, जो बायोगैस बनती है उसको प्योरीफाई करते हैं हमारी लैब में और उसको भरने का सिस्टम भी हमारे पास है। तो हमारी गाड़ी है वैगन-आर, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में 2011 में हमको दी थी और उसी में रोज़ हम बायोगैस भरते हैं, प्योरीफाई करके, CBG इसको कहते हैं, और उसे बायोगैस चल रही है। 1,35,000 किलोमीटर वो उससे चल चुकी है तथा साथ में ही उसका जो माइलेज है, उसके जो एमिशंस हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस है और उसका जो डिग्रेडेशन है वो हम रेगुलरली स्टडी करते रहते हैं और उसी के डेटाबेस पे हमने BIS का स्टैंडर्ड IS 16087 बनाया और जो हमने नाम दिया था CBG, वही नाम देखिए कि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में 2018 में मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम ने उसको स्वीकार किया और आज पूरी दुनिया CBG के नाम से इस बायोगैस को जानने लगी है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में भारत के प्रयासों का लोहा संयुक्त राष्ट्र भी मान रहा है। इस विशेष आयोजन में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि ने कहा कि जिस तरीके से इस बजट में भारत की तरफ से ग्रीन हाउस गैसों को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, उनमें विशेष बात ये भी रही कि बायोगैस और साथ ही साथ बायो CNG प्लांट को लेकर भारत ने इस बजट में विशेष ध्यान रखा है और ये कदम वाकई में सराहनीय है। दूसरे देशों की तरह भारत भी 2030 तक टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि हमारे देश ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। टिकाऊ विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कुल 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। 7वें नंबर पर वहनीय स्वच्छ ऊर्जा को रखा है। स्वच्छ ऊर्जा में बायोगैस भी शामिल है। जो सिटीज़ हैं, बड़े बड़े शहर, वहाँ पे कूड़ा बहुत प्रोड्यूस हो रहा था, तो उसको डंप यार्ड में डालने से वहाँ पे स्मेल की प्रॉब्लम आती है और डंप यार्ड ख़राब होते हैं, ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होता है। दूसरा है जो किसान पराली जलाते हैं, जो स्टब्स रह जाते हैं, अलग अलग शहरों में उसको जलाया जाता है ताकि उसमें एक और फसल लाई जा सके और उसके जलाने से दिल्ली में काफ़ी पॉल्यूशन आ रहा है और इसी तरह बड़े शहरों में और भी परेशानियाँ आती हैं। तो इसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे स्टेप्स उठाए थे, जैसे कि बताया एक सतत स्कीम है जिसमें कि बायोगैस को एक स्टैंडर्ड प्राइस पे ख़रीदा जा सकता है। पाइपलाइन को लेइंग के लिए उसमें बनाया गया, फर्टिलाइज़र के ऑफटेक के लिए स्कीम बनाई गई, बैंक्स को बोला गया कि आप उसको फिनांस करें एट कंसेशन रेट्स और कार्बन क्रेडिट्स और इस तरह की पूरा उसमें फ़ायदे ही हैं सभी के, इसीलिए ये स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है, इसीलिए एक इलाके में लिया गया एक्शन दूसरे क्षेत्र में असर दिखाता है। भारत विशाल जनसंख्या वाला देश है, इसीलिए यहाँ पर असर भी दूर दूर तक जाता है। अब ये बात जगजाहिर है कि भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है
और वो अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों को निभाने में पहले की तुलना में कहीं अधिक सक्रिय है। We, the United Nations, very much welcome the government of India's commitment to green growth, more broadly speaking, and specifically with such significant investments in biogas and bio-CBG plants, as highlighted in the Union Budget 2024. Swachh Bharat Mission and the Ministry of New and Renewable Energy have already made significant policy and implementation strides to promote biomethanation across urban India. संयुक्त राष्ट्र जैविक ऊर्जा में भारत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है। इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मदद से नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक साझेदारी भी की है, जिसके तहत ऑर्गेनिक वेस्ट फॉर इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल एनर्जी एप्लीकेशंस इन इंडिया के नाम से एक परियोजना संचालित हो रही है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में बायोगैस के 4 पायलट प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, जिनसे हर साल 10,000 टन बायो सीएनजी प्राप्त हो रही है। इस सीएनजी को पारंपरिक सीएनजी के स्थान पर उपयोग करके हजारों टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करने में मदद मिल रही है। The future of biogas is bright, but this cannot be achieved by governments alone. This is very clear, as has been mentioned. It requires public-private partnerships, the scientific community, civil society, and the private sector. We're very encouraged by the growing interest and investment from the private sector. So together, I think, to conclude, this fits extremely well and aligns with India's broader growing leadership globally in terms of sustainable development solutions at scale and climate justice. संयुक्त राष्ट्र का ये भी मानना है कि भारत यातायात के क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और निम्न कार्बन की ओर कदम बढ़ा रहा है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में इस तरह के कदम मददगार साबित होंगे। संयुक्त राष्ट्र का ये भी कहना है कि SDG यानी टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को भारत के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। SDG focused leadership that India brought through the New Delhi Declaration, the consensus New Delhi Declaration led by India's G20 presidency. जलवायु परिवर्तन दुनिया के बड़े संकटों में से एक है, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र प्रकृति के साथ शांति स्थापना पर जोर दे रहा है। बायोगैस जैसे ऊर्जा समाधान शांति की स्थापना में बड़ी भूमिका निभाएंगे और भारत ऊर्जा के इस समाधान में बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे कचरे का उचित निपटान किया जा सकता है और कंप्रेस्ड बायोगैस से कई तरह के लाभ भी लिए जा सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं, जहां ये पर्यावरण के अनुकूल है, वहीं साथ ही इससे कमाई भी की जा सकती है और कचरे से होने वाले प्रदूषण को भी रोका जा सकता है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कृषि विशेष आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। अगर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आए, तो इसकी भी जानकारी आप हमें ईमेल कर या पत्र लिखकर दे सकते हैं। कृषि विशेष के अगले अंक में एक और विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
किसान, बदलते भारत की शान।